कल हम फिनोल का प्रिपरेशन पढ़ा था हमने। एक तो कल हमने फिनोल का प्रिपरेशन पढ़ा था और दूसरा फिनोल की केमिकल रिएक्शन शुरू करी थी। उनमें हमने 4 रिएक्शन पढ़ ली थी। एक तो फिनोल का प्रोटोनेशन नहीं होता, ये करा दिया था। एक फिनोल की जिंक डस्ट के साथ, एक फिनोल का ऑक्सीडेशन था और एक फिनोल की सोडियम और NaOH। सोडियम और NaOH में बताया था ये एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक हमने कल कंडीशन पढ़ ली थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ो। कोल्बे रिएक्शन, देखो भाई, इस चैप्टर में 2-3 नेम रिएक्शन है जो नॉर्मली आपसे पूछी जाती है। उनमें से ये एक कोल्बे रिएक्शन। क्या है कोल्बे रिएक्शन? सुनिए जरा सभी पहले और समझ लो पहले। जब हम फिनोल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है? कल आपने पढ़ा था, फिनोल जब NaOH से रिएक्शन करता है सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? पहली कंडीशन CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहां देखो जरा, जब हम सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराते हैं एट 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 to 7 atm प्रेशर पर, याद रखो। तो क्या होता है, ये CO2 इसके ऑर्थो पर जुड़ जाता है और बनता है इससे COON, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनता है भाई बोलो? सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये सैलिसिलिक एसिड बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड और कंप्लीट द, मतलब बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। कंप्लीट द रिएक्शन पे आएगी या शॉर्ट नोट्स में आएगी। ये रिएक्शन या तो आपको शॉर्ट नोट्स में आती है या कंप्लीट द रिएक्शन में आती है। जब हम फिनोल की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, सोडियम फिनोक्साइड बनना है और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन इससे कराई CO2 से एट 400 केल्विन और 4 to 7 atm। इससे सोडियम सैलिसिलेट बनता है जो एसिडिफिकेशन से सैलिसिलिक एसिड बनाता है। इसका IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी, वैसे मैंने कराया था पीछे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। रिएक्शन नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखो। देखिए 4 रिएक्शन होगी थी, 5वीं रिएक्शन आपने लिखी है ये कोल्बे रिएक्शन। लिखिए स्टेटमेंट। व्हेन सोडियम फिनोक्साइड, यहां से शुरू होती है कोल्बे, सोडियम फिनोक्साइड से। व्हेन सोडियम फिनोक्साइड हीटेड विथ CO2, व्हेन सोडियम फिनोक्साइड heated with CO2 at 400 Kelvin under a pressure of 4 to 7 atm, under a pressure of 4 to 7 atm, यानी कि 4 से 7, 4 to 7 atm प्रेशर, ये लिखना, अंडर ए प्रेशर ऑफ 4 to 7 atm, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। फिर क्या किया हमने? एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन
followed by acidification gives 2-hydroxybenzoic acid gives 2-hydroxybenzoic acid gives 2-hydroxybenzoic acid as the main product along with यानी कि कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनता है इसका, वो क्या होता है, फोर्थ पोजीशन वाला, along with a small amount of along with a small amount of 4-hydroxybenzoic acid, along with a small amount of 4-hydroxybenzoic acid। यानी कि अगर ये OH सामने आ जाए, यानी कि COH सामने आ जाए, तो उसकी कम क्वांटिटी होती है, मेजर ये होता है। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे रिएक्शन। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखो। रिएक्शन नोट कर ली, नेम रिएक्शन है, मोस्टली पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखना। कितने सोच रहे हो बीच में, तो याद कर लो, याद हो जाएगी। अगर कोल्बे आपको आते हैं तो स्टेटमेंट भी लिखना है और रिएक्शन। हो चुका भाई, कर लिया सबने, बोलो। अब देखिए, इसी में सैलिसिलिक एसिड का एक एसिटाइलेशन आपसे पूछा जाता है, तो अलग से हम एक पॉइंट बना के लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किसे कहते हैं, सुन लो जरा। अगर हम किसी कंपाउंड में एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं CH3CO को। एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना किसी भी अल्कोहल या फिनोल में, इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइल ग्रुप अगर हम किसी भी अल्कोहल या फिनोल में जोड़ दें तो ये प्रोसेस एसिटाइलेशन कहलाता है। तो लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप the introduction of acetyl group ब्रैकेट में लिखना CH3CO ग्रुप, the introduction of acetyl group CH3CO group in alcohols or phenols is known as acetylation। For example, acetylation of salicylic acid। सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन हमें करना है, तो लिखिए फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। एस्पिरिन याद रखना है, एक पेन किलर होता है जिसको हम एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं। एक पेन किलर,
ये ध्यान रखिए। अब ये कैसे बना, ये सुन लीजिए भाई। एस्पिरिन यहां लिख लेना, पेन किलर है, मेडिसिन है ये। देखिए अभी आपने पढ़ा सैलिसिलिक एसिड है, बेंजीन पर OH और ऑर्थो पर COH, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। सुनिए, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एच आयन की प्रेजेंस। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड की एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एच आयन रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनता है वो सुन लीजिए। ये जो एसिटाइल ग्रुप है इस फिनोल में से H को हटा देता है, OCOCH3 ये ग्रुप यहां आ जाता है। फिनोल का सुन लो जरा भाई, फिनोल का H हटता है, H की जगह COCH3 ग्रुप आ जाता है, याद ये रखना। बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3COH, और ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम एस्पिरिन कहते हैं। अब कोई अगर आपसे कहने लगे एस्पिरिन का IUPAC नेम, तो यहाँ दो ग्रुप हैं, एक ईस्टर वाली कंडीशन, एक एसिड को प्रीफर किया जाता है। इसका IUPAC नेम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। याद रख। अब थोड़ा सा अगर हम एस्पिरिन का यूज समझें, एस्पिरिन का यूज हम कहाँ करते हैं, अगर हम इसके यूज की बात करें तो ये आपको मैंने बताया, ये क्या है, एक पेन किलर है। पेन किलर जब बॉडी पेन होता है तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो चैप्टर आपके कोर्स से हट चुका है, लेकिन एज ए नॉलेज पता हो, क्योंकि केस स्टडी जब आता है तो वहां कुछ भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो एस्पिरिन है ये हार्ट अटैक के टाइम एज ए फर्स्ट एड यूज किया जा सकता है। ये एस्पिरिन कुछ और नहीं, जो डिस्प्रिन नाम सुना है ना, तो डिस्प्रिन वो यही है और कुछ। तो सुन लो जरा, उसके अंदर यही सोल्ट होता है, ये कंपाउंड होता है, समझो जरा। एक मिनट चुप बैठो। सर दर्द में डिस्प्रिन टैबलेट लेते थे तो वो डिस्प्रिन में यही सोल्ट होता है, अगर आप जाके देखोगे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब सुन लो जरा भाई, तो मैंने बताया इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अगर किसी को अटैक आ रहा है और अटैक के टाइम की फर्स्ट एड नहीं है तो इसको यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या है, ये खून को जमने से रोकता, क्योंकि ब्लड के अंदर एक टेंडेंसी होती है, ब्लड इज ए कोलाइड्स, ब्लड एक कोलाइड है और कोलाइड हैवी पार्टिकल्स होते हैं। तो ब्लड अगर सर्कुलेशन से रुक जाए उसी टाइम वेन्स में जम जाता है। अब मान लीजिए किसी को अटैक आया है, तो अटैक के टाइम पर हार्ट ने पंपिंग बंद कर दी है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो सारा बॉडी में हर वेन में खून रुक जाता है। अब अगर उस टाइम पर वो ब्लड परमानेंट जम जाए वेन के अंदर, और मान लीजिए उस पर्सन को कुछ देर के बाद उसका हार्ट फिर काम करने लगे, तो भी उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि वेन्स में खून जम चुका है। तो ये क्या करता है, ये उसको जमने से रोकता है, खून को पतला करता है। तो किसी को अटैक आया, उसने ये टैबलेट ले रखी है तो खून पतला रहेगा, यानी कि अगर जैसे ही उसका हार्ट दोबारा से सही वर्क करने लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ बच जाएगी। ये ध्यान। तो ये हार्ट अटैक में एज ए फर्स्ट एड यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, जितने भी पेन किलर हैं ये सारे पेन किलर हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि सारे पेन किलर क्या करते हैं, ये लीवर को डैमेज करते हैं, कभी कभी किडनी पर भी इफेक्ट डालते हैं। आप अपने चारों तरफ एक चीज सुनते होंगे, क्योंकि आपका चैप्टर हट गया पूरा केमिस्ट्री में, वरना पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें मेडिसिन की डिटेल पढ़ते हैं हम 12th में ही, लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो समझा दूं थोड़ा सा। आप चारों तरफ सुनते होंगे कि पता चला किसी को फीवर हुआ, 2-3 दिन उसे फीवर चला और उसकी लीवर फेल हो गया या उसकी किडनी फेल हो गई। सुनते होंगे, काफी सुना होगा, मोहल्ले में या कहीं कोई रिलेशन में ऐसा मिला होगा या सुना होगा
कि उसे बुखार हुआ था, सुन लो जरा, उसे फीवर हुआ था और उसकी किडनी फेल हो गई, या उसका लीवर फेल हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा, अब नहीं बचेगा, सुना होगा ऐसी स्टेज। तो ये जो होता है ना, सुन लो जरा, ये फीवर से नहीं होता लीवर डैमेज, किडनी से नहीं होता, मतलब ये फीवर से लीवर और किडनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है, वो जो रोज पेन किलर लेते हैं, लंबे टाइम तक हम पेन किलर यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के किसी पार्ट्स में पेन है, हम कुछ उसका ट्रीटमेंट तो हम करा नहीं रहे, बस क्या है, एक पेन किलर ले लेता हूं रोज और बस चल रहा है ऐसे। तो लंबे टाइम तक हम रेगुलर पेन किलर यूज करते जा रहे हैं, तो हमारे लीवर और किडनी को ये डैमेज करता जा रहा है। कोई भी पेन किलर हो, चाहे एस्पिरिन हो या कोई भी। अब उससे क्या होगा, अचानक कोई दूसरी बीमारी हमें हो जाती है तो बॉडी का वो पार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता, तो उससे नहीं फर्क पड़ता, वो पहले से हमने डैमेज कर रखा है। तो इस वजह से कहा जाता है कभी भी कोई पेन किलर नहीं खाना चाहिए। केवल एक स्टेज तब ऐसी आ जाए जब पेन कंट्रोल से बाहर हो रहा हो, यानी कि कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, तब पेन किलर लेना चाहिए, वरना कभी पेन किलर नहीं लेना चाहिए। और पेन किलर इतना नॉर्मल है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप सभी को पता है कि नॉर्मली किसी का हल्का सा कुछ हुआ, अरे पेन किलर ले लो, सिर में कुछ हुआ पेन किलर ले लो, क्योंकि कोई उस चीज को नहीं सोचता ये क्या है। क्योंकि जब हम बायो पढ़ते हैं, सुन लीजिए बजाय, या मेडिकल साइंस आप पढ़ोगे, वहां पढ़ा जाता है बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उन्हें कौन कैटेलाइज कर रहा है, बायो के बच्चों को पता है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स अपनी एक नॉर्मल स्पीड पे काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई हम मेडिसिन लेते हैं, सारी मेडिसिन एंजाइम्स के लिए पॉइजन्स होती है। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, सारी की सारी पॉइजन्स है। यानी कि अगर ये कहा जाता है कि एनिमल और प्लांट के लिए पॉइजन्स क्या है, ऑल मेडिसिन, तो जब सारी मेडिसिन पॉइजन्स हैं तो पॉइजन से बचे। वो बात अलग है कि कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ डिजीज वगैरह ऐसी हो चुकी, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो उतनी लीजिए जितनी डॉक्टर ने एडवाइस दी, उससे ज्यादा यानी कि अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कि पेन हुआ एकदम मेडिसिन ले ली, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके कंसल्टेंस में फिर मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये सारे पेन किलर लीवर और किडनी पर, सबसे ज्यादा इफेक्ट लीवर पर और दूसरे नंबर पे किडनी पर अपना इफेक्ट डालते। हाँ भाई, ये हो चुका, तो एस्पिरिन का यूज याद रहेगा। एस्पिरिन क्या है, एक पेन किलर है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन है 6 रिएक्शन RTR। प्राइमर टीमन रिएक्शन RTR क्या है। RTR सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, प्राइमर टीमन रिएक्शन जरा ध्यान से सुनना। RTR किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुन लीजिए। एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, वही हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए होती क्या है। देखो, इस रिएक्शन को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एक आसान करके लिखते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया है जरा सुनिए, अगर हम फिनोल की रिएक्शन कराएं, पहले समझ लो पूरी रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से कराएं, क्या बनता, जब फिनोल क्लोरोफॉर्म और एक्वस के NaOH से रिएक्शन करता है तो इससे पहले बनता है इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट होता है ONA, और इसके ऑर्थो पे आ जाता है CHCl2, ये इंटरमीडिएट बनता है। इसे हम बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड तो ये है, बेंजीन पर CHCl2 को बेंजल क्लोराइड कहते हैं और उसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इंटरमीडिएट की फिर रिएक्शन कराते हैं NaOH से। NaOH क्या करेगा, यहाँ सुन लीजिए, NaOH यहाँ से इन Cl को हटाएगा और इन Cl की जगह क्या आ जाएंगे, 2 OH। तो इसमें CH के साथ 2 OH आते हैं, और याद रखना है आपको,
एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं तो एक वाटर हट जाता है, बचता है CH। तो इसके ऑर्थो पर CHO आ जाता है, ONA ऐसे ही रहेगा और ऑर्थो पर CHO आ जाता है। अब हम इसकी फिर एसिडिफिकेशन करते हैं एसिड से। अब ऑर्थो पर इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड बन जाता। तो ध्यान से सुन लीजिए, जब हम फिनोल की रिएक्शन किससे कर रहे हैं बोलो, क्लोरोफॉर्म और NaOH, तो ऑर्थो पे CHO ग्रुप आ जाता है। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में NCERT का ही स्टेटमेंट लिखा रहा हूं कि जब हम रिएक्शन करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म की NaOH से तो ऑर्थो पर CHO ग्रुप आ जाता है। इस रिएक्शन को RTR कहते हैं। लिखिए जरा स्टेटमेंट, बाद में रिएक्शन लिखना, पहले स्टेटमेंट लिखो। ऑन ट्रीटिंग फिनोल, on treating phenol, on treating phenol with chloroform in the presence of NaOH, on treating phenol with chloroform, on treating phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide यानी कि NaOH, in the presence of sodium hydroxide, comma a CHO group, a CHO group is introduced at is introduced at ortho position of benzene ring, introduced at ortho position of benzene ring, ortho position of benzene ring. This reaction is known as Reimer-Tiemann रिएक्शन। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए भाई, कंप्लीट आपके सामने लिखी हुई है रिएक्शन। अब इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको सिंपल फॉर्म में बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों को लगेगा सर ये इसे कैसे याद करेंगे, इसे आसान करनी हो तो आसान कैसे करेंगे, बस मैं इसका नाम लिख दूं। इंटरमीडिएट का नाम है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ये आपको समझाने के लिए लिखते हैं। आपको इतना टिपिकल लगे तो इसे आसान याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आएगी। अगर कंप्लीट द रिएक्शन आएगी तो ये लिख के आना है, फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है और NaOH ऐसे लिखा हुआ आएगा एक्वस। आपसे कहेगा फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, बस फाइनल ये बना देना और बीच वाला कुछ नहीं दिखाना, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देना। अगर आपको ऊपर वाली याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होता तो ऐसे याद करो। मेन है प्रोडक्ट सही होने चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ये सिंपल फॉर्म लिख लीजिए या ऊपर वाला, NCERT में ऐसे लिखी हुई है, लेकिन पेपर में आपको कंप्लीट द रिएक्शन आएगी ऐसे, आपको डायरेक्ट ये लिखना, नोट कर लीजिए। तो इनके हर बच्चे को कम से कम ये तो याद हो, ऊपर का याद हो जाए तो अच्छा। सैलिसल्डिहाइड,
नोट कर लीजिए। ये बात मत करो भाई, आपको सिंपल फॉर्म ये है और कंप्लीट ये, दोनों फॉर्म मैंने लिखा। अब इस रिएक्शन की मैं आपको मैकेनिज्म लिखाऊंगा। मैकेनिज्म लिखाने की वजह है, ये बोर्ड के बाद या कुछ स्कूल में होम एग्जाम में कभी कभी इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, वो पूछ लेते हैं। कुछ स्कूल में पूछते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि वो एक्स्ट्रा है तो इसकी मैकेनिज्म लिख लें। अगर बाई चांस आप में से किसी के स्कूल में पूछी जाए या बोर्ड में आ जाए या बोर्ड के बाद आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें पूछी जाए तो वो आपने पढ़ा होगा तो लिख सकते। रिएक्शन कैसे होती है इसे बहुत जल्दी नोट करो। कर चुके? मैकेनिज्म ऑफ आरटीआर समझो भाई। आरटीआर की मैकेनिज्म क्या है? एक्स्ट्रा लिखने का मतलब क्लियर है आपके कोर्स से बाहर, पर फिर भी करा रहा हूं क्योंकि कुछ स्कूल में पूछा जाता है। देखो होता क्या, ये एक एसई रिएक्शन का एग्जांपल है। एसई का मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो बेंजीन पे रिएक्शन होती है उसका एग्जांपल है। एसई रिएक्शन फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये बेंजीन की रिएक्शन होती है, उसका ये एक एग्जांपल। क्या होता है इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनेगा याद रखना, ये जो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सुन लो जरा, क्लोरोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब होगा क्या, जब हम इसकी रिएक्शन एल्कली से कराएंगे बेस, तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसे अपने साथ कंबाइन कर लेगा। क्या बनेगा, ये OH इस H के साथ जुड़ जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, बचेगा C के साथ 3Cl और लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन C के पास बच जाते हैं और C पर निगेटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के साथ, तो Cl निगेटिव यहां से हट जाता है। बचता क्या है, C के साथ 2Cl और 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाते हैं। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपने साथ ले जाता है, तो यहाँ क्या बचा, 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल कार्बन होता है, इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन ये आपसे पूछा जाता है, जो मैं कह रहा था आपसे कि आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसमें रिएजेंट क्या होता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन होता है जो अटैक करता है बेंजीन, यही इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ये ध्यान रखना। इसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन है, याद देखो कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन न्यूट्रल कंडीशन में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिनोल पे अटैक करेगा, कैसे करता है अब इसका पूरा प्रोसेस समझना, ये इसकी मैकेनिज्म। देखो होगा क्या, आप सभी को पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होता है, हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। हमने यहाँ से H को हटा रखा है, क्यों, क्योंकि NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। कल आपने पढ़ा भी था, अगर फिनोल
NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? फिनोल। कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी, फिनोल एसिड है, NaOH बेस है, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड। तो मैंने यहाँ फिनॉक्साइड फॉर्म ली। तो ये फिनॉक्साइड क्या करेगा? फिनॉक्साइड की कंडीशन को समझिए। फिनॉक्साइड क्या करता है? तो कंडीशन ही आती है, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये ही इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा ये सुनिए। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रेजोनेंस बनाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो निगेटिव यहाँ आ जाता है ऑर्थो। तो ऑर्थो पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ध्यान से सुन लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, तो यहाँ निगेटिव, तो यहाँ इस निगेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेकिन एरो कैसा लगाते हैं जब मैकेनिज्म लिखनी होती है? तो ऐसे नहीं। एरो किस टाइप से लगाना है इसका? एरो इसका ऐसे लगता है कि ये इसके पास पहुंचे। तो पहली फॉर्म क्या बनी, जरा ध्यान दें। पहली फॉर्म बनी, बस समझ लो भाई जरा से। पहली फॉर्म बनती है, यहाँ O और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। सुनिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, O पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, निगेटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि वो आगे शिफ्ट हो गया। ये H अपनी जगह ऐसे ही है और यहाँ आ जाता है CCl2 विद इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज। ये यहाँ बन जाता है H यहाँ अपनी जगह से, तो यहाँ CCl2 आ जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ये आता है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से H हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। तो जैसे ये H पॉजिटिव बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे क्योंकि बेंजीन इज मोर स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तो जो H बचता है वो इसी C के पास चला जाता है और क्या बन जाता है? ये फॉर्म यहाँ आ जाती है, ये बॉन्ड वापस बन जाएगा, O पे निगेटिव आ जाएगा और ये जो H है, ये H इस C के ही पास आ जाएगा। ये जो H है इस C के निगेटिव से जुड़ जाएगा, यहां बनेगा CH और 2 Cl, ये फॉर्म आ जाए। तो ये कैसे हुआ फिर सुन लो। पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया पाई बॉन्ड पर, कहां करा? ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पे निगेटिव था, ये फॉर्म। अब इसकी रिएक्शन कराते हो आप किसके साथ? सुन लो जरा, NaOH के साथ। NaOH क्या करेगा, यहां ध्यान दो जरा। OH एक्वस है, ये एक्वस OH क्या करता है? इन दोनों Cl को हटाता है। ये OH से एक Cl हटता है, OH से दूसरा Cl हटता है, तो यहाँ 2 यूनिट लेते हैं, 2 NaCl यहाँ से हट जाते हैं और क्या बन जाता है? सुनो जरा, क्या बन जाता है जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों Cl की जगह यहां आ जाते हैं 2 OH, CH के साथ 2 OH आ जाते हैं। यहां 2 OH आ जाते हैं, O निगेटिव ऐसे ही रहता है। अब इसके बाद फिर क्या होगा देखो, 2 हटा दो, वो तो बैलेंस -2 NaCl, NaOH से रिएक्शन हुई, ये बना। अब एक ही कार्बन पर जब 2 OH आते हैं, सुन लो जरा, एक ही कार्बन पर 2 OH आते हैं तो ये यहां से एक वाटर लॉस करता है और जैसे ये वाटर लॉस करेगा ऑर्थो पर क्या आ जाएगा? CH, O निगेटिव, और फिर इसमें H आयन जुड़ेगा और सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। ये थी इसकी कंप्लीट रिएक्शन। यह है इसकी कंप्लीट रिएक्शन। अब स्टेप आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ।
ये ध्यान रख लेना, यहां से ये OH कैसे हटा, देखो 2 यूनिट से 1 वाटर एलिमिनेट होता है ऐसे, यहां से 1 वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर हट जाता है, CHO बच जाता है। ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए भाई सभी बच्चे से। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये मैकेनिज्म मैंने आपको क्यों पढ़ाई, मैकेनिज्म सिर्फ इस वजह से पढ़ाई 12th के बाद भी आपको कुछ करना है। ऐसा मत कहना, एक बच्चा था आपसे पहले बैच में, वो कह रहा था मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ना नहीं। तो 12th के बाद भी आपको पढ़ना है, तो कोई ना कोई एग्जाम जरूर दोगे, और उस एग्जाम में ये पॉइंट यहां से पूछा जाता है कि इसमें रिएजेंट क्या है, ये वाला पॉइंट बहुत पूछा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्या रिएजेंट। बोर्ड लेवल के लिए मैंने मना किया है क्योंकि बोर्ड में आपको नहीं आएगी। कहाँ चले भाई, किसने कहा, 1 मिनट और देनी है बस, लिख ली रिएक्शन, क्या लिख ली रिएक्शन, नहीं अभी जाना नहीं है, अभी इसका एक पॉइंट समझाना मुझे। हो चुका क्या है बताओ, हो चुका है, बस एक पॉइंट नोट कर लो, जिसने रिएक्शन इसे बाद में कर लेना, जिसकी रह रही हो, सुन लो जरा, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी आपको पता हो, सुन लीजिए। अगर हम, सुन लो बस, ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अगर हम फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से कराएं, यानी कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लें, CCl4, तो क्या बनता है, तो याद रखना है सैलिसिलिक एसिड बनता है, प्रोडक्ट बदल जाता है, बस ये आपको बताना है मुझे। और इफ CCl4 is used in place of chloroform, salicylic acid is produced। बस ये आपको याद रखना है, तब सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये भी पता हो, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, मैंने कहा इससे। अब ये RTR कंप्लीट हो चुकी, अब आप किसी भी लेवल पर इसे अप्लाई कीजिए, आप सही करोगे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने इतना कराया।